हे सेल्स, कैसे हो आप सब। आई होप सब बहुत मस्त होंगे, सबकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। मैं हूं आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु। तो भाई आज का जो सेशन है वो हमारे हेरिडिटी चैप्टर के ऊपर है। हम सारे उसके ऐसे इंपॉर्टेंट PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो आपको अपने प्री बोर्ड्स में डेफिनेटली हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो मेक श्योर करना कि आप स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा सेशन अच्छे से वॉच करो ताकि वो सारे आपके PYQs जो हेरिडिटी से रिलेटेड हैं वो क्लियर अप हो जाएं और आपको एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मिल जाए कि हेरिडिटी के क्वेश्चन एग्जैक्टली आपको सॉल्व करने कैसे हैं। चलो, तो लेट्स बिगिन विद आवर सेशन। तो भाई थोड़ी सी मोटिवेशन ले लेते हैं कि आई नेवर लूज आइदर आई विन और लर्न। नेल्सन मंडेला जी ने ये चीज बोली थी कि वो कभी लूज नहीं करते। एग्जैक्टली अगर हम हारेंगे तब भी हम उससे कुछ ना कुछ सीखते हैं और अगर हम जीतते हैं तब भी हमें कोई ना कोई लर्निंग जरूर मिलती है। तो भाई अगर आप लोगों के मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं तब भी ये मत सोचो कि आपको कुछ नहीं आता है। आपको आता सब कुछ है, बस अपने मिस्टेक्स पे ध्यान दीजिए। ठीक है, कि आपने क्या क्या मिस्टेक्स की हैं और उस मिस्टेक्स को आप वापस से रिपीट ना करो। चलो, मूविंग अहेड विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ आवर सेशन की लिस्ट इन tabular form to distinguish features between the acquired traits and the inherited traits with one examples of each। अगर मैं acquired trait की बात करूं, acquire का मतलब होता है जो चीज आपने कहीं से सीखी है, एक्वायर करिए। तो भाई एक्वायर ट्रेट जो होते हैं ना वो आपके जीन में चेंजेस नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, जीन में कोई चेंजेस नहीं करते। क्यों? क्योंकि जब आप पैदा होते हो तो बच्चे से बड़े होने तक के सफर में आपकी पूरी लाइफ में जो जो चीजें आपने सीखी हैं उन कैरेक्टरिस्टिक्स, उन फीचर्स को हम एक्वायर ट्रेट्स बोलते हैं। जैसे कि आपने वायलिन बजाना सीखा, गिटार बजाना सीखा, पढ़ना सीखा है, चलना सीखा है, खाना सीखा है, बोलना सीखा है, उसके बाद इंग्लिश बोलना सीखा है, बायोलॉजी पढ़ना सीखा, डायग्राम बनाना सीखे। दीज आर द एक्वायर्ड ट्रेड। ये क्या है, आपने अपने लाइफ टाइम में गेन किए हुए हैं और ये कोई भी जीन से रिलेटेड नहीं है। क्या होते हैं ये, आपके जीन से रिलेटेड नहीं होते, मतलब आपके मम्मी और पापा में से आपके अंदर नहीं आए होते हैं। इन टाइप के ट्रेट्स को हम एक्वायर्ड ट्रेट बोलते हैं। और अब अगर मैं बात करूं दूसरे टाइप के ट्रेट की जो कि होता है इनहेरिटेड। इनहेरिटेड का मतलब होता है कि ऐसे ट्रेट जो जीन कंट्रोल करते हैं, ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसे ट्रेट्स जिनको जीन कंट्रोल कर रहे होते हैं। जैसे कि आपकी आईज का कलर आपकी मम्मा से मैच करता है या फिर पापा से मैच करता है। आपकी हाइट जो है आपकी मम्मी से मैच करती है या आपके पापा से मैच करती है। आपका हेयर का कलर आपकी मम्मी से मैच करता है कि फादर से मैच करता है। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि जीन कंट्रोल करते हैं। क्या करते हैं, जीन कंट्रोल करते हैं। और आपके मदर और फादर के जीन में से आपके अंदर ये ट्रांसमिट हुए हैं। तो ऐसे टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स को हम क्या बोलते हैं, इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या बोलते हैं, इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमारे मदर और फादर में से हमारे अंदर ट्रांसफर हुए हैं। और एक्वायर्ड ट्रेट्स वो होते हैं जो हमने लाइफ टाइम में सीखे हैं। ठीक है, क्या है, लाइफ टाइम में हमने अपने सीखे हैं। जैसे कि हमने वायलिन बजाना, लिखना, स्पीकिंग, राइटिंग, बोलना, आपका डांस करना, गिटार बजाना, ये सब कुछ क्या हो गए, हमारे एक्वायर्ड ट्रेट हो गए। तो देख रहे हैं मैंने आपको सारे एग्जांपल्स भी दे दिए। तो दीज आर द सोमैटिक वेरिएशन। सोमैटिक वेरिएशंस का मतलब होता है कि जो आपके बॉडी सेल्स में होते हैं, मतलब ऐसे वेरिएशंस जो कि आपके जीन कंट्रोल नहीं करते, दैट डू नॉट ब्रिंग एनी चेंज इन द डीएनए। कोई डीएनए के अंदर चेंज नहीं आता है। दीज कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट्स डेवलप थ्रू आउट द लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल। एग्जाम्पल है आपका जैसे लर्निंग, डांस, म्यूजिक। ठीक है, उसके बाद इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बोले तो ये जेनेटिक वेरिएशंस करवाते हैं एंड ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन द डीएनए। ये जेनेटिक वेरिएशंस होते हैं, आपके जीन में चेंजेस जो आते हैं, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, आपका डीएनए में चेंज आ रहा है। एंड दीज ट्रेट्स आर ट्रांसफर्ड और इनहेरिटेड बाय योर पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। एग्जाम्पल हो गया आईज का कलर आपके हेयर का
कलर। तो दीज आर द टू बेसिक डिफरेंस बिटवीन एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेट। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, ये क्वेश्चन बोर्ड्स के एग्जाम में कंसेक्यूटिव ईयर्स में हर एक साल छोड़ करके रिपीट हुआ है, तो मेक श्योर करना कि आप इसको अच्छे से पढ़ करके जा रहे हो। Moving on to the next question कि why is progeny always tall when a tall pea plant is crossed with a short pea plant? तो भाई चलो tall pea plant को हम क्रॉस करवा लेते हैं शॉर्ट पी प्लांट को। अगर हमने कैपिटल टी कैपिटल लिया है तो ये क्या है, होमोजाइगस टॉल है। ये क्या है, दीज आर द होमोजाइगस टॉल, और ये क्या है, होमोजाइगस शॉर्ट या ड्वार्फ। ये भी होमोजाइगस शॉर्ट पी प्लांट हैं आपके, ठीक है। तो भाई हमने पढ़ा हुआ है अपने लॉ ऑफ डोमिनेंस में, क्या पढ़ा है हमने, लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया था आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस से हमारे मेंडल चचा जी ने, जिसमें बताया था कि F1 जनरेशन में सिर्फ वो ट्रेट दिखता है जो कि क्या होता है, डोमिनेंट होता है। क्या होता है, विच इज डोमिनेंट। तो भाई डोमिनेंट यहाँ पे क्या है, कैपिटल टी कैपिटल टी। अब अगर इसके गैमीट बनाओगे तो आप कैपिटल टी और कैपिटल टी ही तो बनेंगे। इसके भी गैमीट फॉर्मेशन करोगे तो स्मॉल टी बनेगा। अब इन दोनों को क्रॉस करो तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, जो कि हो गई हमारी F1 जनरेशन। तो भाई F1 जनरेशन में हमारे टॉल प्लांट्स इसीलिए हमको मिले क्योंकि टॉल कैरेक्टरिस्टिक्स जो थी, टॉल जीन जो था वो डोमिनेंट था। और हमने मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग पढ़ा हुआ है कि F1 जनरेशन में दोनों ही ट्रेट्स ट्रांसफर, जो दोनों ही जीन्स ट्रांसफर होती हैं, आपकी टॉल वाली भी और शॉर्ट वाली भी, लेकिन एक्सप्रेस सिर्फ वही होती है आपकी जीन जो कि क्या होती है, डोमिनेंट होती है। एक्सप्रेस सिर्फ वही कैरेक्टरिस्टिक होता है जो कि क्या होता है, डोमिनेंट होता है। तो यहाँ पे डोमिनेंट कौन है आपका, कैपिटल टी, दैट इज द टॉल पी प्लांट। तो इसीलिए हमें F1 जनरेशन में टॉल पी प्लांट मिला, सिंपल, ठीक है। देख लेते हैं इसका आंसर। When a tall pea plant is crossed with short pea plant, the resultant progeny is always tall because tall is a dominant trait and short is a recessive trait. Therefore, dominant trait expresses itself in the progeny. Progeny होता है यहाँ पे offspring, और यहाँ पे कौन सी progeny की बात कर रहे हैं, F1 progeny की बात हो रही है। कौन सी progeny की बात हो रही है, F1 progeny की बात हो रही है, ठीक है। चलो मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है 3rd नंबर वाला हमारा, कि व्हाई डिड मेंडल कैरी आउट एक्सपेरिमेंट टू स्टडी इनहेरिटेंस ऑफ 2 ट्रेट इन गार्डन पी। Second, what were his findings with respect to inheritance of trait in F1 and F2 generation, and state the ratio above obtained in the F2 generation in the above experiment। भाई अब वो क्या बोल रहा है, 2 ट्रेट की बात हो रही है, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात हो रही है। हमने कौन सा क्रॉस पढ़ा है, डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ा है, जिसमें हमने 2 कैरेक्टरिस्टिक साथ में पढ़े थे, ठीक है। तो अगर आप फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखोगे तो वो जनरल क्वेश्चन है, वो सिर्फ इतना पूछ रहा है कि डाई हाइब्रिड क्रॉस या फिर मोनो हाइब्रिड क्रॉस के लिए उन्होंने गार्डन पी प्लांट का ही यूज क्यों किया था। तो इसलिए किया था क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो बाकी किसी प्लांट में नहीं थी, जैसे कि उनका लाइफ ड्यूरेशन, लाइफ स्पैन जो था ना, वो मतलब जर्मिनेट करने का बहुत ही कम था, तुरंत आपको उनकी नेक्स्ट प्रोजेनी मिल सकती थी। उसके बाद इतने सारे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे जिनके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट कर सकते थे। वो क्रॉस पॉलिनेशन भी परफॉर्म कर सकता था, सेल्फ पॉलिनेशन भी परफॉर्म कर सकता था। उसके बाद यही सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होने की वजह से उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए गार्डन पी का यूज किया था, जिसका साइंटिफिक नाम है पाइसन सटाइवम। अब उसने बोला कि F2 और F1 जनरेशन में उनको क्या इनहेरिटेंस मिला था। तो भाई F1 जनरेशन में हमने क्या किया था, अगर हम राउंड और रिंकल्ड सीड का ले रहे हैं, R और Y लिया था हम लोगों ने, राउंड और येलो सीड्स के लिए और रिंकल्ड और ग्रीन सीड्स के लिए, जिसकी प्रोजेनी हमारी क्या बनी थी, कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल y, जिसमें हमें सारे के सारे F1 जनरेशन में क्या मिले थे, राउंड सीड्स मिले थे, है ना, राउंड सीड्स मिले थे, सॉरी राउंड शेप मिला था और येलो कलर के सीड्स मिले थे, राउंड एंड येलो कलर के सीड्स मिले थे, राउंड एंड येलो कलर के सीड्स हमको मिले थे। राउंड शेप थी उनकी और कलर उनका येलो था। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है अपने मोनो हाइब्रिड क्रॉस में कि F1 जनरेशन में ये सारे तरीके के आपके कैरेक्टरिस्टिक, सारे तरीके के जीन ट्रांसफर होते हैं, लेकिन सिर्फ वही जीन एक्सप्रेस होता है जो कि क्या होता है, डोमिनेंट होता है। तो भाई यहाँ पे डोमिनेंट राउंड और येलो था, तो हमारे F1 जनरेशन में राउंड और
येलो सीड्स हमको मिल गए थे। ठीक है, अब अगर हम बात करें आपकी F2 जनरेशन की, तो F2 जनरेशन का हम लोगों को क्या रेशियो मिला था, 9:3:3:1, जिसमें 9 सीड्स जो थे आपके वो राउंड और येलो थे कि नहीं थे, है ना। 9 सीड्स हमारे क्या थे, राउंड और येलो थे। तो भाई वही एक्सपेरिमेंट वो पूछ रहा है कि रेशियो F2 जनरेशन का क्या था, 9:3:1 था। F1 जनरेशन में हमको सारे के सारे प्लांट्स कैसे मिले थे, राउंड और येलो मिले थे, क्योंकि ये डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स था। F2 जनरेशन में हमें दो नए टाइप के सीड्स भी मिले थे, राउंड और रिंकल्ड, और राउंड और ग्रीन भी, और रिंकल्ड और ग्रीन भी, मतलब डिफरेंट टाइप के, दो डिफरेंट टाइप के आपको वो मिले थे। क्या थे कैरेक्टरिस्टिक्स, दो डिफरेंट टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स मिले थे। तो भाई F1 जनरेशन में सारे के सारे प्लांट्स राउंड और येलो सीड्स के थे, जबकि F2 जनरेशन में आपके जो पेरेंट प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक्स थी उनके साथ साथ आपको दो डिफरेंट टाइप के प्लांट्स भी मिले थे, जैसे कि आपको मिले थे राउंड और येलो, है ना। और उसके बाद नया जो कैरेक्टरिस्टिक मिला था वो आपको राउंड और ग्रीन मिला था, जो कि 3 के रेशियो में था। फिर आपको रिंकल्ड और येलो भी मिला था, जो अगेन आपका एक नया कैरेक्टरिस्टिक्स है, 3 के रेशियो में था। और रिंकल्ड और ग्रीन मिला था, जो कि आपका पेरेंट प्लांट का था, जो कि 1 था ओनली। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको F2 जनरेशन में 9:3:3:1 का रेशियो मिला था, जिसमें दो कैरेक्टरिस्टिक्स जो थे, राउंड और येलो सीड्स और रिंकल्ड और ग्रीन सीड्स, तो पेरेंट प्लांट से ही आए थे, लेकिन उन्होंने कॉम्बिनेशन करके और डिफरेंट टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स लेकर के नए पी प्लांट बनाए थे, जिसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी, उसका शेप तो राउंड था लेकिन वो कलर क्या था, ग्रीन था, जो कि एक रेसेसिव कैरेक्टर है। अगेन उसका शेप तो रिंकल्ड था, जो कि रेसेसिव कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन उसका कलर कैसा था, येलो कलर का था। तो भाई ये दो कैरेक्टरिस्टिक जो थे वो डिफरेंट टाइप के थे। तो इस तरीके से उन्होंने पूरा अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, जिसमें मेंडल ने अपना क्या था, पी प्लांट को इसलिए यूज किया था क्योंकि उसके पास बहुत सारे डिफरेंट टाइप के कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे। वो जर्मिनेट इजीली हो जाता था, सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन दोनों ही परफॉर्म कर सकता था। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है हमारा एक टाइप का assertion एंड रीजन वाला क्वेश्चन। चलो, तो द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इन assertion, देखो assertion और रीजन सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका होता है बिकॉज लगा करके सॉल्व करना। assertion को रीड करो पहले। The sex of the child in the human beings will be determined by the type of chromosome he or she inherits from the father। हाँ जी, हमें पता है कि जो चाइल्ड का सेक्स होता है, चाइल्ड मेल बनेगा कि फीमेल बनेगा, वो फादर के क्रोमोसोम डिसाइड करते हैं, क्योंकि उन्हीं के पास ही दो डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि एक्स और वाई होते हैं, जबकि फीमेल के पास सिर्फ एक्स और एक्स होता है। तो चाहे ये वाला एक्स चाहे ये वाला एक्स जाए, वो बनेगी क्या, फीमेल ही बनेगी। लेकिन आपका मेल जो होता है उसमें एक्स और वाई क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसकी वजह से आपका हमारा जो चाइल्ड होता है उसका सेक्स डिसाइड होता है। ठीक है, तो ये तो स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा, एजर्शन क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब लगा दो रीजन के पहले बिकॉज में वो क्या बोल रहा है, अ चाइल्ड हु इनहेरिट्स एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम हिज फादर वुड बी अ गर्ल, वाइल अ चाइल्ड विच इनहेरिट्स वाई क्रोमोसोम फ्रॉम द फादर वुड बी ए बॉय एक्स वाई। तो भाई रीजन तो वो सही बता रहा है, बिल्कुल सही बता रहा है, क्योंकि फीमेल से तो दोनों को ही, मेल और फीमेल दोनों को ही एक्स क्रोमोसोम जाएगा, लेकिन अगर फादर से एक्स क्रोमोसोम आ रहा है तो वो क्या बनेगी, गर्ल बनेगी, गर्ल चाइल्ड बनेगी। और अगर फादर से वाई क्रोमोसोम आता है तो वो क्या बनेगा, बॉय बनेगा, मेल चाइल्ड बनेगा। तो हाँ जी, रीजन भी हमारा एकदम करेक्ट है। तो हम क्या कह सकते हैं, बोथ एजर्शन और रीजन हमारे ट्रू है, और रीजन भी क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है हमारे एजर्शन का। तो यहाँ पे आप बिकॉज लगा करके, रीजन पढ़ने से पहले बिकॉज लगा करके फिर रीजन पढ़ोगे आप, तो आपको आंसर मिलेगा। अगर आपको करेक्ट आंसर मिल रहा है, इसका मतलब रीजन स्टेटमेंट भी ट्रू है और वो क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, आया समझ में कैसे सॉल्व करने हैं ये क्वेश्चंस, और 2022 में आया हुआ है ये क्वेश्चन। तो भाई बोथ एजर्शन और रीजन हमारे ट्रू थे, और रीजन क्या था, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी था हमारे एजर्शन का। ठीक है, जरा 2 मिनट रुकना, हम पानी पी लेते हैं, उसके बाद वापस से हम अपना सेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है,
चलो मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है हमारा 5th नंबर वाला क्वेश्चन। लिस्ट 2 डिफरेंसेस इन टेबुलर फॉर्म बिटवीन डोमिनेंट ट्रेट एंड रेसेसिव ट्रेट। What percentage or proportion of the plant in the F2 progeny were round in Mendel cross between round and wrinkled pea plant? ठीक है भाई, डोमिनेंट और रेसेसिव ट्रेट के 2 कैरेक्टरिस्टिक्स को हमको टेबुलेट फॉर्म में लिखना है, और साथ साथ में F2 जनरेशन का डाई हाइब्रिड क्रॉस में जो F2 जनरेशन हमको मिली थी उसमें फिनोटिपिक रेशियो क्या था आपका वो बताना है। वो तो हमें पता ही है 9:3:3:1 था। और भाई डिफरेंस देख लेते हैं। डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसा कैरेक्टरिस्टिक होता है जो अपनी प्रेजेंस में रेसेसिव कैरेक्टरिस्टिक को मास्क कर देता है। मास्क मतलब उसको छुपा देता है, उसको क्या करता है, एक्सप्रेस नहीं होने देता है। ठीक है, ये होता है आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो कि आपका मेंडल चचा जी ने अपने एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में दिया था, जो कि क्या था हमारा मोनो हाइब्रिड क्रॉस था। तो डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, जो खुद को इटसेल्फ को एक्सप्रेस करती है और उसकी प्रेजेंस और एब्सेंस में ही रेसेसिव ट्रेट अफेक्ट होता है। प्रेजेंस होगी तो रेसेसिव ट्रेट एक्सप्रेस नहीं होगा, और अगर एब्सेंस होगी डोमिनेंट ट्रेट की तभी आपका रेसेसिव कैरेक्टरिस्टिक शो होता है। जबकि रेसेसिव कैरेक्टरिस्टिक तब और तब आपका एक्सप्रेस हो सकता है जब डोमिनेंट ट्रेट गायब हो ही ना, उसकी एब्सेंस हो। ठीक है, तो एग्जांपल हम लिख सकते हैं जैसे कि टॉल पी प्लांट हो गया, राउंड सीड्स हो गए, वायलेट फ्लावर हो गया हमारे, ये सारे क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे पी प्लांट में। और जबकि रेसेसिव कैरेक्टर्स क्या क्या देखे थे हमने, ड्वार्फ पी प्लांट देखा था, रिंकल्ड सीड्स देखे थे, व्हाइट फ्लावर देखा था। तो भाई F2 जनरेशन में उनको कौन सा फिनोटाइप मिला था, 9:3:3:1 का मिला था, जिसमें से क्या थे उनके राउंड और येलो सीड्स थे। ठीक है, एक राउंड और येलो सीड्स थे 9 के रेशियो में। ठीक है, और राउंड और ग्रीन सीड्स थे 3 के रेशियो में। फिर रिंकल्ड और येलो सीड्स थे अगेन 3 के रेशियो में। और लास्ट में आपका पेरेंट प्लांट वाला ही कैरेक्टरिस्टिक था, रिंकल्ड और ग्रीन सीड्स थे, जो कि सिर्फ और सिर्फ 1 थे। तो 9:3:1 का रेशियो मिला था उनको F2 जनरेशन में डाई हाइब्रिड क्रॉस करने के बाद। चलो मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्या, it is a matter of chance whether a couple will have a male or a female child. Justify this statement by drawing a flow chart. तो भाई हाँ जी, ये बिल्कुल मैटर ऑफ जस्ट अ चांस होता है कि आपका जो चाइल्ड होगा वो मेल होगा कि फीमेल होगा, और एक्चुअली ये फादर के स्पर्म पे डिपेंड करता है कि उसके पास कौन सा क्रोमोसोम है। तो अगर आपका मेल की बात करूं तो मेल के पास 2 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जो X और Y क्रोमोसोम्स होते हैं, और अगर मैं फीमेल की बात करूं तो फीमेल के पास दोनों ही X क्रोमोसोम होते हैं। तो अगर आप यहाँ से अब गैमीट फॉर्मेशन करोगे, दोनों का ही, तो क्या होगा, स्पर्म में या तो X क्रोमोसोम जाएगा, है ना, और या तो स्पर्म में Y क्रोमोसोम जाएगा। सिमिलरली अगर आप ओवम की बात करोगे फीमेल्स में, तो ओवम में X ही क्रोमोसोम रहेगा। तो अब अगर आप इसका क्रॉस करा करके देखोगे तो स्पर्म X ने अगर ओवम X को फर्टिलाइज किया तो X और X क्रोमोसोम्स होंगे, और अगर स्पर्म Y ने ओवम को फर्टिलाइज किया तो X और Y क्रोमोसोम्स होंगे। अगर X और Y क्रोमोसोम्स होंगे तो मेल चाइल्ड बनेगा, और X और X क्रोमोसोम्स होंगे तो वो फीमेल चाइल्ड बनेगा। तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ चांस, और स्पर्म के ऊपर एक्चुअली डिपेंड करेगा कि वो कौन सा टाइप का स्पर्म है जिसमें कौन से टाइप का क्रोमोसोम प्रेजेंट है, X क्रोमोसोम प्रेजेंट है कि Y क्रोमोसोम प्रेजेंट है। उसी के बेसिस पे ही हमारा जो चाइल्ड होगा उसका सेक्स डिसाइड होगा कि वो मेल होगा कि फीमेल होगा। तो आप इसी तरीके से अपना चार्ट बना सकते हो। ठीक है, तो एक बार प्रॉपरली देख लेते हैं कि इसका आंसर में आपको लिखना क्या है। ये आपके एनसीईआरटी की बुक में भी डायग्राम बना हुआ है। तो द सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, जहां पे मेल एंड फीमेल गैमीट फ्यूज टू फॉर्म द जाइगोट। फीमेल के पास X और X क्रोमोसोम होते हैं एंड प्रोड्यूस गैमीट्स जो कि इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। मतलब ओवम जो बनाएगी उसके पास सिर्फ और सिर्फ X क्रोमोसोम ही रहेगा, जबकि मेल जो होता है ही कंटेन्स X एंड Y क्रोमोसोम
क्रोमोसोम, सो हाफ ऑफ द गैमीट के पास एक्स क्रोमोसोम होगा जबकि हाफ ऑफ द गैमीट्स के पास वाई क्रोमोसोम रहेगा। एंड इफ द स्पर्म कैरिंग एक्स क्रोमोसोम, तो अगर एक्स क्रोमोसोम वाले स्पर्म ने ओवम को फर्टिलाइज किया तो वो क्या बनेगा, एक फीमेल चाइल्ड बनेगी। क्या बनेगी, एक फीमेल चाइल्ड बनेगी। और अगर वाई क्रोमोसोम बियर करने वाले स्पर्म ने ओवम को फर्टिलाइज किया तो वो मेल चाइल्ड बनेगा। ठीक है, इसी तरीके से आप अपना पूरा स्टेटमेंट जस्टिफाई करके लिख सकते हो। चलो, मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विद द रिस्पेक्ट टू द वेरिएशंस। तो भाई वेरिएशन के रिस्पेक्ट में इसमें से कौन सा रीजन इनकरेक्ट है और इसका हमें रीजन भी देना है। क्या देना है, इसका हमें रीजन भी देना है कि इनकरेक्ट है वो। ठीक है, All the variations in any species have an equal chance of survival। बिल्कुल भी नहीं, हर स्पीशी के अंदर जो वेरिएशंस हो रहे हैं जरूरी नहीं है कि उनके पास इक्वल चांस ऑफ सर्वाइवल होते हैं, सॉरी होते हैं। वेरिएशन इज द मिनिमम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये भी सही है हमारा। ठीक है, चलो मूविंग अहेड विद द 7th नंबर वाला हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएशंस। ऑल वेरिएशंस, अब हमें यहाँ पे ये बताना है कि वेरिएशन के रिस्पेक्ट में इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। All variations in any species have an equal chance of survival। Okay, सारे वेरिएशंस जो स्पीशीज में हो रहे हैं उनके पास इक्वल चांस होता है सर्वाइवल का। माइट बी करेक्ट और माइट बी नहीं करेक्ट, लेकिन आगे पढ़ लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो मुझे तो यही स्टेटमेंट इनकरेक्ट लग रहा है। वेरिएशन इज द मिनिमम इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हाँ जी बिल्कुल करेक्ट है ये, क्योंकि उसमें सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, इसीलिए वेरिएशंस होने के चांसेस काफी लेस होते हैं। Selection of variants by the environmental factors form the basis of evolutionary process। Exactly, बिल्कुल सही बोल रहा है, मतलब ये बोल रहा है कि वेरिएशंस जो है इन्वायरमेंट ही सिलेक्ट करता है आपका। अगर वो वेरिएशन उस इन्वायरमेंट में चल जाएगा तभी आपका बड़ा इवोल्यूशन होने के चांसेस होते हैं। तो हाँ जी, ये स्टेटमेंट भी एकदम करेक्ट है। चेंज इन जेनेटिक कॉम्पोजिशन रिजल्ट इन वेरिएशन, बिल्कुल करेक्ट है भाई। जब तक जीन्स में चेंजमेंट नहीं आएगा तब तक किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में भी कैसे चेंजमेंट आएगा। तो भाई हमारा सिर्फ एक स्टेटमेंट गलत है जो कि है आपका फर्स्ट नंबर वाला, जो था आपका कि ए नंबर वाला स्टेटमेंट गलत था, क्योंकि सारे के सारे वेरिएशंस को इक्वल चांस नहीं मिलता है। इक्वल चांस का कोई वो ही नहीं है, प्रोबेबिलिटी होती है। अगर वो जो वेरिएशंस आए हैं वो वेरिएशंस इन्वायरमेंट में फिट बैठ जाएंगे तो वो आपका सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हो जाएगा उस ऑर्गेनिज्म का, और अगर वो उस इन्वायरमेंट में फिट नहीं बैठा तो उसके बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि उसकी डेथ हो जाए या इन्वायरमेंट उसको वहां से वाइप आउट ही कर दे उसकी पूरी पॉपुलेशन को। ठीक है, चलो मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड मेंडल एक्सप्लेन द पॉसिबिलिटी दैट अ ट्रेट इज इनहेरिटेड बट नॉट एक्सप्रेस्ड इन द ऑर्गेनिज्म। तो भाई इन्होंने क्या किया था, डाइहाइब्रिड क्रॉस बोल रही हूँ, उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे। शायद उन्होंने सबसे पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म किया था, और मोनोहाइब्रिड क्रॉस में उन्होंने क्या किया था, होमोजाइगस टॉल और होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट लिए थे। होमोजाइगस का मतलब दोनों ही जीन उनके पास टॉल थे और दोनों ही जीन उनके पास शॉर्ट थे, जिनको उन्होंने क्या करवाया था, क्रॉस पॉलिनेशन करवाया था उनका। क्या करवाया था, उनका क्रॉस पॉलिनेशन करवाया था, और फिर उनको क्या सारे के सारे टॉल प्लांट्स मिले थे। उन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन करवाया और उनको सारे के सारे कैसे टॉल प्लांट मिले। ठीक है, ये उनको मिली थी F1 जनरेशन प्रोजनी मिली थी, F1 प्रोजनी। लेकिन अब वो यहाँ पे कंफ्यूज हो गए कि यहाँ पे सारे, चलो यहाँ तक कंफ्यूज नहीं हुए थे, यहाँ तक उन्होंने देखा कि सारे के सारे डोमिनेंट प्लांट हैं आपके टॉल प्लांट हैं। फिर जब उन्होंने F1 प्रोजनी को सेल्फ क्रॉस करवाया, इन्होंने F1 प्रोजनी को क्या करवा दिया, सेल्फ क्रॉस करवा दिया। सेल्फ क्रॉस करवाया तो उनको क्या मिला, 3:1 का रेशियो मिला था, जिसमें 3 उनको टॉल प्लांट मिले थे और 1 उनको ड्वार्फ प्लांट मिला था। क्या मिला था, 1 उनको ड्वार्फ प्लांट मिला था, फिनोटिपिक रेशियो। ठीक है, और जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 मिला था, जिसमें 1 आपका होमोजाइगस टॉल था, 2 आपके हेट्रोजाइगस टॉल थे और 1 आपका होमोजाइगस रेसेसिव था। ठीक है, तो इसका टेबल बना करके बताऊंगी तो ऐसा था,
इसके गैमीट फॉर्मेशन कर लो, कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएंगे, अगेन कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएंगे। अब जब इसको क्रॉस करोगे तो कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी, इस तरीके से 1:3:1 का रेशियो उनको मिला था, जीनोटिपिक रेशियो सॉरी, और फिनोटिपिक रेशियो उनको 3:1 का मिला था। तब उनको पता चला कि भाई दोनों ही ट्रेट, आपके टॉल वाला जीन भी और शॉर्ट वाला ड्वार्फ वाला जीन, दोनों ही इनहेरिट हुए थे, लेकिन एक्सप्रेस सिर्फ वो वाला ट्रेट हुआ जो क्या था, डोमिनेंट था। क्या था, डोमिनेंट था। और इसी पे उन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया था कि भाई F1 जनरेशन में दोनों ही जीन्स ट्रांसफर होते हैं, दोनों ही अलील आगे फॉरवर्ड होते हैं, वो चाहे टॉल वाला अलील हो चाहे ड्वार्फ वाला अलील हो, लेकिन एक्सप्रेस सिर्फ वही वाला जीन और अलील होता है जो कि क्या होता है, डोमिनेंट होता है। और इस केस में हमारा डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा था, टॉल था। तो भाई टॉल पी प्लांट हमको F1 जनरेशन में मिला, और जब आपने F1 जनरेशन को सेल्फ क्रॉस करवाया तो आपको ड्वार्फ पी प्लांट भी मिले। इससे प्रूव हो गया कि इनहेरिटेड तो हुए थे कैरेक्टरिस्टिक्स, लेकिन एक्सप्रेस नहीं हुए। क्यों? क्योंकि डोमिनेंट ट्रेट ने रेसेसिव ट्रेट को एक्सप्रेस होने का मौका ही नहीं दिया। ठीक है, चलो, तो भाई मेंडल ने 2 प्योर लाइन प्लांट्स लिए थे। प्योर लाइन प्लांट्स मतलब होमोजाइगस टॉल और होमोजाइगस शॉर्ट प्लांट लिए थे। तब उन्होंने देखा कि भाई डोमिनेंट ट्रेट जो है वो ही अपीयर हुआ था, रेसेसिव वाला F1 जनरेशन में नहीं हुआ। लेकिन फिर जब उन्होंने F1 जनरेशन को सेल्फ क्रॉस करवाया तब उनको दोनों ही फीचर्स मिले थे अपने F2 प्रोजेनी में। दिस इज हाउ मेंडल एक्सप्लेन दैट द पॉसिबिलिटी अ ट्रेट माइट नॉट बी इनहेरिटेड बट नॉट माइट बी इनहेरिटेड बट माइट नॉट एक्सप्रेस्ड इन द प्लांट्स। इनहेरिट तो हुए थे लेकिन एक्सप्रेस नहीं हो पाए, जिसके बेसिस पे उन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया था। ठीक है, चलो मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है 9th नंबर वाला क्वेश्चन कि हाउ डिड मेंडल इंटरप्रेट द रिजल्ट टू शो दैट द ट्रेट्स मे बी आइदर डोमिनेंट और रेसेसिव, डिस्क्राइब इट इन ब्रीफ। तो उन्होंने क्या किया था ना, बार बार वो ना ऐसे ही होमोजाइगस टॉल और होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट को ना क्रॉस करवा रहे थे, बार होमोजाइगस टॉल और होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट को, और ऐसे ही उन्होंने डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को क्रॉस करवाया। तो उनको सारे के सारे F1 प्रोजेनी में कैसे मिले प्लांट जो कि क्या थे, डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थी। ठीक है, जैसे कि टॉल और ड्वार्फ पी प्लांट में उनको सिर्फ टॉल प्लांट मिले F1 प्रोजेनी में। ठीक है, राउंड और रिंकल्ड सीड्स में उन्हें हमेशा राउंड सीड्स मिले उनको F1 प्रोजेनी में। येलो और ग्रीन वाले में, येलो और ग्रीन कलर वाले पी प्लांट में उनको सिर्फ और सिर्फ हमेशा येलो कलर ही मिला F1 प्रोजेनी में। इससे उन्होंने पूरा का पूरा अंदाजा लगा लिया कि डोमिनेंट ट्रेट ही एक्सप्रेस हो रहा है F1 प्रोजेनी में। और जब उन्होंने इन F1 प्रोजेनीज को सेल्फ क्रॉस करवाया तो उन्होंने देखा कि F2 प्रोजेनी में, जब इन F1 जनरेशन को उन्होंने सेल्फ क्रॉस करवाया तो उनको F2 प्रोजेनी में रेसेसिव कैरेक्टरिस्टिक्स भी दिखे। रेसेसिव कैरेक्टर्स का मतलब यहाँ पे वो कैरेक्टर भी दिखे जो उनको F1 जनरेशन में नहीं दिखे थे, जैसे कि टॉल और ड्वार्फ पी प्लांट में ड्वार्फ पी प्लांट उनको दिखा, राउंड और रिंकल्ड सीड में उनको रिंकल्ड सीड्स भी दिखे F2 प्रोजेनी में, येलो और ग्रीन कलर के सीड्स में उनको ग्रीन कलर के सीड्स भी दिखे F2 प्रोजेनी में। इससे उन्होंने अपना इंटरप्रेट किया रिजल्ट को कि आइदर डोमिनेंट है कि वो रेसेसिव है। जो कैरेक्टरिस्टिक F1 जनरेशन में शो हो रही है वो डोमिनेंट है। क्यों? क्योंकि वो दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स को कहते छुपा दे रही है, उसकी प्रेजेंस को सामने आने ही नहीं दे रही है। इसी से उन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया था। ठीक है, इसी से ही उन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया था। मेंडल मेड अ पी प्लांट विद 2 अपोजिंग कैरेक्टर्स, और उसमें से उन्होंने क्रॉस किया तो उन्होंने देखा कि इट वाज रेसेसिव टू हैव अ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिड नॉट मैनिफेस्ट इन द F1 जनरेशन। मतलब F1 जनरेशन में वो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं दिख रही थी जो क्या थी, रेसेसिव थी, एंड सिर्फ डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दिखी उनको। और जब उन्होंने लेटर F1 प्रोजेनी को क्रॉस किया तो उनको F2 जनरेशन जो मिली उसमें उन्होंने दोनों ही देखे कि F2 जनरेशन में उनको डोमिनेंट ट्रेट भी मिले और रेसेसिव ट्रेट भी मिले। इसी से उन्होंने इंटरप्रेट किया कि डोमिनेंट ट्रेट F1 प्रोजेनी में दिख रहा है, और वो डोमिनेंट इसीलिए है क्योंकि वो अपनी प्रेजेंस में दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स को छुपा दे रहा है, एक्सप्रेस होने नहीं दे रहा है। इस तरीके से उन्होंने डोमिनेंट और रेसेसिव कैरेक्टरिस्टिक्स का एक टर्म दिया। ठीक है,
चलो मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है डू द जेनेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ द मदर प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द न्यू बॉर्न। तो भाई अभी हमने पढ़ा था, अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में कैसे टाइप के क्रोमोसोम होते हैं, एक्स और एक्स क्रोमोसोम होते हैं, और अगर हम मेल की बात करें तो उसमें दो तरीके के क्रोमोसोम होते हैं, एक्स और वाई। इसका मतलब स्पर्म हमारे आधे स्पर्म हमारे 50% में एक्स क्रोमोसोम होगा और 50% वाले क्रोमोसोम में वाई क्रोमोसोम होगा। सिमिलरली फीमेल में ओवम में 50% कह लो 100% कह लो, सब में ही एक्स क्रोमोसोम होगा। और जब आप इसको क्रॉस करवा करके देखोगे तो एक्स अगर एक्स के साथ मिल रहा है तो एक्स और एक्स क्रोमोसोम मतलब गर्ल चाइल्ड बनेगी आपकी। और अगर आपका ओवम जो है वो वाई क्रोमोसोम उसको फर्टिलाइज कर रहा है, वाई स्पर्म फर्टिलाइज कर रही है, तो वो बॉय बनेगा। जिससे हम क्लियरली बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं जेनेटिक कॉम्बिनेशन मदर का नहीं डिपेंडेंट होता है आपके न्यूबॉर्न का सेक्स डिसाइड करने में। फीमेल फादर के जो क्रोमोसोम होते हैं एक्स और वाई क्रोमोसोम्स, वो एग्जैक्टली डिटरमाइन करते हैं कि सेक्स ऑफ द चाइल्ड क्या रहेगा। ठीक है, सेक्स ऑफ द चाइल्ड क्या रहेगा। तो नहीं फादर के क्रोमोसोम का डोनेशन जो होता है वही जेंडर डिसाइड करता है। फादर के पास एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं, जो कि अगर एक्स और एक्स क्रोमोसोम बन रहे हैं तो वो बॉय गर्ल बनेगी, और अगर वो वाई क्रोमोसोम डोनेट कर रहा है स्पर्म में तो वो क्या बनेगा, एक बॉय बनेगा। तो अब समझ में आया होगा ये पूरा कंसेप्ट। तो अब लेट मी टेल यू, ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, बहुत बार रिपीट हुआ है, तो इसका चार्ट और इसका पूरा रीजन अच्छे से पढ़ करके जाना। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द कैन यू सॉल्व द PYQs ऑफ हेरिडिटी। तो आई होप सबको सेशन पसंद आया होगा। तो गिव अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू द चैनल ऑल्सो। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना ये सेशन, ताकि उनको भी हेरिडिटी चैप्टर में डिफिकल्टी ना फेस करनी पड़े। तो अगर सेशन पसंद आया हो तो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में। तो बाय बाय एंड टेक केयर।